नमस्कार दोस्तों। वाई इज़ इंग्लिश डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस ऑडियो लेक्चर्स की सीरीज के दूसरे भाग में हम फिर से अंग्रेजी विषय की उन प्रकृति के बारे में बात करेंगे जो हम भारतीयों के लिए व्यवधान बनती हैं इस भाषा को सीखने के रास्ते पे। हम फिर से बात करेंगे अंग्रेजी भाषा और दूसरी भाषाएं जो हम बचपन से या मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रकृति के बारे में। वास्तव में यदि देखा जाए तो दुनिया की तमाम भाषाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली जो भाषाएं हैं वो सेलेबिक टाइम्ड लैंग्वेज कहलाती हैं, और जो दूसरी कैटेगरी की भाषाएं हैं उनको हम स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाषाओं को उनकी विशेषता या प्रकृति के हिसाब से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली हो गई सेलेबिक टाइम्ड लैंग्वेज, दूसरी हो गई स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि ये सिलेबिक टाइम लैंग्वेज और स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले सिलेबिक टाइम लैंग्वेज समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल किसी भी शब्द का वह हिस्सा होता है जिसको हम एक बार में प्रोनाउंस करते हैं, जिसको हम एक बार में बोल पाते हैं। मान लीजिए एक लंबा शब्द है, एक लेंदी वर्ड है, तो उसको हम प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारा स्पीच मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि हम बाध्य होते हैं रुकने के लिए, ब्रेक लेने के लिए। और वो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है जिस वक्त हमें रुकना पड़ता है बोलते वक्त, वह सिलेबल कहलाता है। तो सिलेबिक टाइम लैंग्वेज वैसी भाषा होती है जिसमें किसी भी शब्द में यदि एक से ज़्यादा सिलेबल हैं तो उन सारे सिलेबल्स को उच्चारण की दृष्टि से हम बराबर महत्व देते हैं। ऐसा नहीं होता कि शब्द के किसी खास सिलेबल पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हों। बनस्पत ये होता है कि हम शब्द के तमाम टुकड़ों को, तमाम सिलेबल्स को लगभग एक समान महत्व दे के बोलते हैं, यदि इमोशंस बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो तो। हिंदी की जहाँ तक बात है, जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते आए हैं, जो हमारी मातृभाषा है, वो सेलेबिक टाइम्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। वो इंग्लिश जैसी नहीं है। इस स्थिति में हम पाते हैं कि हिंदी की प्रकृति इंग्लिश से अलग है। अब यहाँ कुछ हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं जिनको हम उनके टुकड़ों के आधार पर, उनके सिलेबल के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा खरपतवार, इस शब्द को हम तीन टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ तीन सिलेबल हैं खर पतवार, लेकिन तीनों टुकड़ों को हम एक बराबर महत्व देकर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक टुकड़े को आपने ज़्यादा जोर से बोला और किसी एक को बहुत अ, धीमे से बोला। ऐसा ही शब्द है महाविद्यालय। इस शब्द के भी तीन टुकड़े हैं, इन तीनों को हम बराबर महत्व दे के बोल रहे हैं, महाविद्यालय। ऐसा एक शब्द है आवेदन। आवेदन, इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक हिस्सा, कोई एक सिलेबल आपने बहुत ज़्यादा जोर दे के बोला। लगभग शब्द के सारे टुकड़े, सारे सिलेबल एक समान महत्व दे के बोले जा रहे हैं। ऐसा ही शब्द अनिवार्यता में है। ऐसा नहीं कि आपने अनि को बहुत ज़ोर से बोल दिया और वार्यता को धीमे से बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहीं भी कोई एक्स्ट्रा ब्रीथ फोर्स या सांसों की अतिरिक्त ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये विशेषता होती है सिलेबिक टाइम लैंग्वेज की, और हिंदी की प्रकृति सिलेबिक टाइम लैंग्वेज वाली है। दोस्तों, भाषाओं की जो दूसरी कैटेगरी है वो स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज के अंदर उसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसकी जो डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कहें कि एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्द के किसी एक टुकड़े को प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से ज़्यादा महत्व दे के बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे सिलेबल्स को आप एक जैसा बोलेंगे। और इंग्लिश स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है। अब यहाँ पे आप कुछ इंग्लिश के शब्द लिख रखे हैं जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जो कि हिंदी जैसा बिल्कुल नहीं होगा। पहला शब्द है अहेड। अब आप देख रहे हैं हेड के ऊपर एक
रेड कलर में वर्टिकल बार बना हुआ है, वर्टिकल बार अबव अ सिलेबल। डिक्शनरी जब आप कंसल्ट करोगे तो ये प्राइमरी स्ट्रेस का मार्क है जो सेकंड सिलेबल के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको सेकंड सिलेबल में एक्स्ट्रा ब्रीथ फोर्स का इस्तेमाल करके प्रोमिनेंटली प्रोनाउंस करना है। वो हिस्सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ की दृष्टि से भी, उच्चारण की दृष्टि से भी। अब कोई हिंदी भाषी सिलेबिक टाइम लैंग्वेज की प्रकृति के हिसाब से अहेड को अहेड पढ़ता है, तो वहीं प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है और हमारी भाषा अन इंग्लिश साउंड होती है। ऐसा ही दूसरा शब्द है डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर का पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है और इसका प्रोनाउंसिएशन सिलेबिक टाइम लैंग्वेज वाले डॉक्टर करते हैं, जो कि अन इंग्लिश साउंड होता है। तीसरा शब्द है जिसमें जो पॉलीसिलेबिक वर्ड है, बहुत सारे सिलेबल हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, इसको सिविलाइजेशन पढ़ा जाता है। वो सिविलाइजेशन पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रकृति होती है वो सिलेबिक टाइम लैंग्वेज जैसा हम हिंदी बोलते हैं उसके हिसाब से होती है। अगला शब्द है नेशन। नेशन, अब इसको हिंदी वाले लोग या हिंदी भाषी लोग नेशन पढ़ते हैं, जिसमें दोनों सिलेबल को एक बराबर महत्व देके पढ़ा जा रहा है, जबकि हमें ज़्यादा प्रोमिनेंटली एक्स्ट्रा ब्रीथ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट सिलेबल का उच्चारण करना है, जो कि इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन नेशन बनाता है ना। टीचर, टीचर, टीचर का पहला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है ना। जब हम टीचर कहते हैं तो ये हिंदी जैसा बोलने का तरीका हो गया, जब हम टीचर कहते हैं तो ये इंग्लिश के जैसा बोलने का तरीका हो गया। अगला शब्द है लिजर्ड, इसका पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे लिजार्ड बोलते हैं, जो कि हिंदी के हिसाब से तो सही है लेकिन इंग्लिश की प्रकृति के हिसाब से गलत है, क्योंकि इंग्लिश स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है, तो इसको बोलना है लिजर्ड। दोस्तों यहाँ लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी भाषाएं किस कैटेगरी में आती हैं, कौन सी भाषाएं सिलेबिक टाइम लैंग्वेज हैं, कौन सी भाषाएं स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। अब अपन अक्सर ये सुनते हैं कि फ्रांस के लोग इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, रशियन नहीं करते, चाइनीज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी भाषा की प्रकृति भी सिलेबिक टाइम लैंग्वेज वाली है, उसको लोग देशभक्ति से जोड़ देते हैं। रशियन स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज में है, लेकिन चाइनीज़ और दूसरी भाषाएं सिलेबिक टाइम लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। अब फ्रांस के लोगों ने इंग्लैंड पे काफ़ी सालों तक, कई सौ सालों तक राज किया। अब ये कहना चाहिए कि 1066 में विलियम द कॉन्करर जो फ्रांस के राजा थे, उनने इंग्लैंड में कब्जा कर लिया। फ्रेंच लैंग्वेज के हजारों शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए, लेकिन फ्रेंच लोग आज भी अपने आप को इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबिक टाइम लैंग्वेज होना उनके रास्ते पे इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के रास्ते में बाधक बन जाता है। और लेकिन इंडियंस हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, स्ट्रेस को भी फॉलो करते हैं और अपने आप को इस लायक पाते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। तो जिन्हें स्ट्रेस का नॉलेज नहीं है, वो एक्सेंट का नॉलेज नहीं है, वो थोड़े से अभ्यास के द्वारा अपने आप को नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश जैसा इंग्लिश बोलने की स्थिति में ला सकते हैं। इस लेट्स प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग सम वर्ड्स विथ स्ट्रेस। कुछ और शब्द हैं जिसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिसके प्रोनाउंसिएशन की। तो ये शब्द हैं टुडे, टुडे जिसको हम टुडे कहते हैं, फादर जिसको हम फादर कहते हैं, जेंटल, जेंटल जिनको हम जेंटल कहते हैं, रिवर जिसको रिवर कह दिया जाता है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है ये शब्द के नेचर के हिसाब से। कभी कभी ये वर्ब के जैसा इस्तेमाल होता है तो प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है, कभी कभी इसका इस्तेमाल नाउन के जैसा होता है तो स्ट्रेस दूसरी जगह पे लग जाता है। ऐसे ही ब्लैक बर्ड, ग्रीन हाउस, ओवरफ्लो, अंडरस्टैंड। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेस फॉलो करना है,
कहीं कहीं प्राइमरी स्ट्रेस आता है, कहीं कहीं सेकेंडरी स्ट्रेस आता है। यदि हम प्राइमरी स्ट्रेस को ही फॉलो कर लें तो प्रोनाउंसिएशन से संबंधित हमारी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक अलग ऑडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हमें सिर्फ प्रकृति समझनी है भाषा की, जो हमारे अंग्रेजी सीखने के रास्ते में बाधक बनती है। हम नेचर ही नहीं समझ पाते। हमारे पास सांचा है गुजिया बनाने का और हम कोशिश कर रहे हैं समोसा बनाने की। तो हमें पहले सीखना है कि हमें क्या बनाना है और हमारे पास सांचा किस चीज़ का है। धन्यवाद दोस्तों, आपने काफ़ी ध्यान दे के हमारी बातों को सुना। इसी सीरीज़ के अगले लेक्चर में हम अंग्रेजी भाषा की प्रकृति के एक और पहलू के बारे में बात करेंगे, जो कि व्यवधान बनती है हमें हिंदी भाषी होने से अंग्रेजी भाषी या अंग्रेजी लैंग्वेज को सीखने के रास्ते में रुकावट के रूप में जो सामने आती है। थैंक यू वंस अगेन।